हेलो दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 42 के साथ नियंत्रण कंट्रोलिंग का पार्ट 2। आशा है आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से सधे कदमों से आगे बढ़ रहे होंगे अपनी सफलता की ओर। आज कुछ जनरल बातें करनी है नियंत्रण में। पिछले लेक्चर में 41 नंबर के लेक्चर में हमने लास्ट में खत्म किया था SMCA। अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा हो तो देखिए जाके कि SMCA क्या है वहां पे। ठीक है, आज बात करना है प्रमापों के प्रकार। प्रमाप मतलब स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं अपन, जो नियोजन के द्वारा लक्ष्य सेट करते हैं उसको बोलते हैं प्रमाप। तो टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं? पहले प्रकार का है भौतिक प्रमाप एवं मौद्रिक प्रमाप, फिजिकल स्टैंडर्ड्स और मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल प्रति घंटा है ना, प्रति घंटा जैसे मान लीजिए कि प्रति घंटा कितनी इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, प्रति घंटा कितने मोबाइल बन के बाहर आ रहे हैं, या प्रति घंटा जो है वो कितने न्यूज़पेपर छप के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, प्रति इकाई है ना, तो प्रति इकाई मतलब एक यूनिट कोई भी चीज बन रही है तो वो कितनी देर में बन रही है, ये सारी चीजें। प्रति घंटा लगा हो या प्रति इकाई लगा हो, तो ये क्या कर रहे हैं अपन, किसी भी जो स्टैंडर्ड है उसकी भौतिक प्रमाप या फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से मौद्रिक प्रमाप की बात करें तो मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो मान लीजिए प्रति घंटे की लागत। फॉर एग्जांपल खेत काटने के लिए सपोज वो मशीन आती है ना, हार्वेस्टर और कंबाइनर दोनों होते हैं, है ना, जिसको हार्वेस्टर और कंबाइनर, वो ऊंची ऊंची सी मशीन नहीं आती है पंजाब की तरफ से अपने यहाँ खेतों पे, तो वो मशीन जो है वो प्रति घंटे के हिसाब से, एक घंटे के हो सकता है 1500 रुपये या 1800 रुपये ले, तो आपको एक घंटे में जितनी भी वो फसल काटेगी वो प्रति घंटे की लागत कहला जाएगी, है ना, तो वो स्टैंडर्ड है उसका। फिर मजदूरी की दर, मान लीजिए एक घंटे में मजदूरी कितनी होती है, 8 घंटे की मजदूरी की दर सपोज 500 रुपये होती है, तो जो चीज़ आप पैसे के रूप में माप सकते हैं प्रति घंटे की लागत, मजदूरी की दर, वो मौद्रिक प्रमाप हो गई, है ना। जो समय और इकाई के आधार पर नाप सकते हैं वो है भौतिक प्रमाप। ठीक है, जनरल चीजें हैं, ध्यान देंगे जरा। इसके बाद दूसरे प्रकार के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो है मूर्त प्रमाप और अमूर्त प्रमाप। मूर्त मतलब टेंजिबल, जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं। अमूर्त प्रमाप जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना छू सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, इंटेंजिबल। तो मूर्त प्रमाप क्या होते हैं, जिसकी माप संभव है तथा जिन्हें निश्चित इकाइयों में व्यक्त किया जा सके, जैसे उत्पादन की लागत, है ना, उत्पादन लागत और मात्रा, कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ है, उत्पादन की लागत कितने रुपए आई है, प्रति इकाई उत्पादन की लागत कितनी आई है। ठीक है, तो ये सब कहलाती हैं टेंजिबल माप, या जिनको आप माप सकते हैं। अच्छा, जिनका माप संभव नहीं है, जैसे श्रमिकों की प्रेरणा बढ़ाना, श्रमिकों को कुशल बनाना, ये सब आप माप नहीं सकते, है ना। आप बोलेंगे कि मैंने श्रमिकों को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जिससे श्रमिकों को प्रेरणा आई काम करने की और उनकी कुशलता बढ़ गई, तो आप माप के बताइए कितनी कुशलता बढ़ गई, है ना। एक छोटा सा बच्चा बोलता है अपने हाथ फैला के अपने पापा से कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, दोनों हाथ फैला के, तो उसके लिए वो छोटे छोटे से हाथ, उतना सा प्यार बहुत ज्यादा है, और आप अपने हाथ फैलाएंगे तो उससे 4 गुने ज्यादा फैलेंगे, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसका प्यार ज्यादा है, किसका प्रेम ज्यादा है। ठीक है, तो ये माप नहीं सकते, इंटेंजिबल फैक्टर्स आर नॉट मेजरेबल। ठीक है, तो ये प्रमाप हो सकते हैं। फिर तीसरे प्रकार के स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं, मान लीजिए आयगत प्रमाप और पूंजीगत प्रमाप, रेवेन्यू स्टैंडर्ड्स एंड कैपिटल स्टैंडर्ड्स, है ना। आयगत प्रमाप क्या है, जिन्हें बिक्री के मूल्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे प्रति व्यक्ति बिक्री कितनी हुई है कंपनी में, है ना। मान लीजिए एक महीने में प्रति व्यक्ति शक्कर कितनी बिकी है, तो सपोज आप प्रति व्यक्ति शक्कर एक महीने में मान लीजिए 2.5 किलो बोल सकते हैं, 2 किलो बोल सकते हैं। ठीक है, तो आय बिक्री के रूप में कितनी आय हुई है वो मापना। ऐसे पूंजीगत प्रमाप, जिन्हें पूंजीगत व्ययों के अनुपात के रूप में प्रकट किया जाता है। पूंजीगत व्यय मतलब जो आप उत्पादन करने के लिए जो अपनी कंपनी में जगह ले रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, श्रम लगा रहे हैं, तो जो पूंजी लगा रहे हैं, तो पूंजीगत जो आपने व्यय किया है उसके अनुपात में प्रकट करना, जैसे चालू अनुपात, करेंट रेशियो, ऋण एवं स्वामित्व पूंजी अनुपात, डेब्ट और इक्विटी रेशियो, कितनी उधारी है आप पे और कितना आपका शेयर मार्केट में इक्विटी है, तो उन दोनों का रेशियो। यदि डेब्ट इक्विटी रेशियो ज़्यादा है तो कंपनी खराब चल रही है, डेब्ट इक्विटी रेशियो कम है तो मतलब नीचे का जो है इक्विटी ज़्यादा है, इक्विटी ज़्यादा है तो कंपनी अच्छा कर रही है। ये आगे जाके मैं चर्चा करूंगा आपसे। ठीक है, तो पूंजी के बेसिस पे प्रमाप करना पूंजीगत प्रमाप
और बिक्री या आय के बेसिस पे प्रमाप सेट करना क्या कहलाता है? आयगत प्रमाप। ठीक है दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर पीडीएफ नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। एक और छोटा सा टॉपिक है इसमें, विचलनों के प्रकार या टाइप्स ऑफ डिविएशंस। जो आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं और जो आप परफॉर्म करते हैं, दोनों के बीच में जो गैप होता है उसी को बोलते हैं विचलन या डिविएशन। तो डिविएशंस के टाइप कैसे होते हैं? तो पहला है नियंत्रण योग्य विचलन और दूसरा है गैर नियंत्रण योग्य विचलन। कंट्रोलेबल विचलनों के प्रकार में नियंत्रण योग्य विचलन या कंट्रोलेबल डिविएशंस और गैर नियंत्रण योग्य विचलन या नॉन कंट्रोलेबल डिविएशंस। नाम से ही समझ में आ रहा है, यह नियंत्रण की सीमा के भीतर माने जाते हैं, अर्थात जिन पर प्रयत्न करके नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चे को बचपने में यदि आप गलती पे उसके सुधार दो तो वह नियंत्रण योग्य विचलन है, लेकिन यदि वो बड़ा हो गया, परिपक्व हो गया, तो फिर सुधारे नहीं सुधरेगा, फिर गैर नियंत्रण में आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये नियंत्रण की सीमा के भीतर माने जाते हैं, है ना, छोटी सी गलती करी है, अर्थात जिन पर प्रयत्न करके नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। जैसे श्रमिक यदि आलस कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, कच्चा माल जो है सामने वाली पार्टी समय पे नहीं पहुंचा रही है, तो डांट डपट के या किसी और से कच्चा माल खरीदने का डर दे के उनसे काम समय पे करवाया जा सकता है। श्रमिकों को डर दे के उनका आलस दूर करवाया जा सकता है। ये सब नियंत्रण योग्य विचलन है। गैर नियंत्रण योग्य क्या है जी? ऐसे विचलन जिन पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे सरकारी नीतियों में परिवर्तन हो गया। अब सरकारी नीति में मान लीजिए जीएसटी 5% की दर से 18% जीएसटी हो गया, तो इसमें आपका कुछ वो है क्या? नियंत्रण है क्या? नहीं है, है ना। डिमोनेटाइजेशन हो गया, विमुद्रीकरण हो गया, तो आपका कोई बस है क्या? नहीं है। श्रम संघों की हड़ताल हो गई, तो आपका इसमें कोई बस है क्या? नहीं है। तो इन चीजों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। तो गैर नियंत्रण योग्य विचलन ये कहलाएंगे जिसपे आपका कोई या संस्था का कोई बस नहीं है और इनको ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, वक्त को वक्त देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और छोटा सा मिसलेनियस टॉपिक है, सुधारात्मक कार्यवाहियों के प्रकार। जैसे विचलन पैदा हुआ, स्टैंडर्ड को पाने में कोई विचलन पैदा हुआ, स्टैंडर्ड्स में कुछ डिविएशंस आए, तो उस डिविएशंस को कैसे दूर किएंगे? तो दो तरीके हैं। एक तो सुधारात्मक कार्य है जिसको उपचारात्मक भी बोलते हैं या करेक्टिव एक्शन बोलते हैं या रेमेडियल एक्शन बोलते हैं, और दूसरे प्रकार का है प्रतिरोधक सुधार जिसको बोलते हैं रजिस्टर एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन। सुधारात्मक, प्रतिरोधक, है ना। देखते हैं एक एक पे बात करते हैं। पहला है सुधारात्मक कार्य या उपचारात्मक, करेक्टिव एक्शन। कोई भी चीज गलत हो जाए तो उसको करेक्ट करना। अंतिम उत्पाद या सेवा या लक्ष्य, अंतिम उत्पाद, सेवा या लक्ष्य पूर्ति में जो भी बाधा आती है उसका विश्लेषण करके उसी संबंधित विभाग के कर्मचारी द्वारा सुधार कराए जाना कहलाता है सुधारात्मक कार्य। अंतिम उत्पाद मान लीजिए चाय में शक्कर बहुत ज्यादा है, मान लीजिए चाय बना के लाए और चाय में शक्कर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसको वापस से लौटा के उसमें दूध, पानी मिला के सारी चीजें एडजस्ट करके और चाय को सुधार लेना, ये फीडबैक कंट्रोल है। ठीक है, ये फीडबैक कंट्रोल है कि कुछ गलती है तो उसको सुधार के और आगे ये गलती ना हो तो उसको सुधार दिया है, तो फीडबैक कंट्रोल कहलाता है ना। जैसे मलेरिया होने के बाद आप दवा खा लेते हैं तो मलेरिया ठीक हो जाता है, क्लोरोक्विनिन की दवाई वगैरह खा लेते हैं तो उससे आपका मलेरिया ठीक हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक मिलता है आपको कस्टमर से, लोगों से, ठीक है, तो आप सुधार कर लेते हैं। प्रतिरोधक सुधार या इसी को रेजिस्टर्स एक्शन या प्रिवेंटिव मोड में एक्शन बोलते हैं, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ को मैनेज करने में भी। प्रिवेंटिव मोड, मलेरिया होने, यहां मैंने क्या कहा, मलेरिया के बाद दवा खाना। मलेरिया हो गया आपको, फिर आपने दवाई खा के मलेरिया ठीक कर लिया, यहां पे आप प्रिवेंटिव मोड में काम कर रहे हैं। मलेरिया होने के पहले ही मच्छरदानी लगाइए, या शरीर में वो क्रीम आती है ओडोमॉस, जिससे मच्छर आपके शरीर पे नहीं आते, तो ओडोमॉस लगाकर सोइए, है ना। ये कैसा था, फीडबैक कंट्रोल। ये कैसा है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आएगा। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मतलब शुरू से ही प्रिवेंटिव मोड में काम करना,
मलेरिया होने ही ना दीजिए। मच्छरदानी लगाइए, ओडोमॉस लगाइए। उत्पाद, सेवा, और यहाँ पे चाय का एग्जाम्पल दिया था मैंने, सो चाय। उत्पाद, सेवा या चाय को बनाते समय ही उस चाय में से एक चम्मच हाथ की गदेली पे लेकर चखना कि चाय पत्ती और शक्कर वक्कर सब सही है कि नहीं है, और फिर मेहमानों के सामने पेश करना, ये कहलाता है प्रिवेंटिव मोड पे काम करना, या इसी को बोलते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। आशा है चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए। और पीडीएफ नोट्स यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इसी लेक्चर में नीचे लिंक पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं लगाना है, व्हाट्सएप करेंगे तो आप नोट्स कुछ नॉमिनल चार्जेस पे ले सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। गुड डे।